साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आपसे। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है एंटी करप्शन से और हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हर एक बात को देखेंगे। मैंने ऐसा देखा है कि जब भी होता है केस आपके ऊपर एंटी करप्शन का, तो आप अफेक्ट हो जाते हैं एक नेगेटिव साइकोलॉजी से, जिसको बेसिकली हम कहते हैं मॉर्बिड थॉट्स। मॉर्बिड का बेसिकली मतलब ये कि ऐसे थॉट्स जो आपको डिस्टर्ब करते हैं या आपको करते हैं नेगेटिविटी। तो बेसिकली उन्हें हम कैसे जो है आइडेंटिफाई करें? उन पर कैसे जो है काम करें? अगर नहीं करा, तो आप केस को लड़ ही नहीं पाओगे। मैंने देखा है 70% क्लाइंट जो है एंटी करप्शन केसेस में दे आर नॉट मेंटली फिट टू फाइट द केस। उनका मानना है कि केस हो गया, अब बच ही नहीं पाएंगे। अब हमें जो है बिटर कॉन्सिक्वेंसेस जो है फेस करने होंगे। कुल मिला के वो मन से हारे। जब हम जाते हैं काउंसिल के पास में अपनी फाइल को देते हैं, काउंसिल जो है डिस्कस भी कर लेते हैं, सब जो है दे देते हैं आश्वासन, पर रियल में करना क्या होता है ये पता ही नहीं अभी तक आपको। तो बेसिकली जो टॉपिक है जो मैंने लिया है आज साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, द मॉर्बिड थॉट्स थ्योरी कंसर्निंग द एंटी करप्शन केस, इस पर डिस्कस करना जो है बहुत जरूरी है। बेसिकली जब भी ये केसेस होते हैं एंटी करप्शन के, सबसे पहला जो थॉट हमारे माइंड में आएगा वो होगा फियर बेस्ड। देखिए फियर कोई नई चीज छोड़ दें, फियर हमको बचपन से ही है। बेसिकली जब हम छोटे थे, याद कीजिएगा उन दोनों को, और हम जिद करते थे अपने पापा से मम्मी से कि हम छत पे जाएंगे। क्या बोलते थे आपके पेरेंट्स आपको कि मत जाना छत पे बैठिए उधर बुलाओ, या बैठिए जंगली बिल्ली, या बैठा है जंगली भालू। कहा था ना, बोलो, एडमिट करो भाई, हाँ कहा था। उससे क्या था, आपको एक फियर कॉज हुआ, जिसका मकसद ये था कि आप छत पर ना जाएं। जरा अज्यूम करो कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो सीबीआई हैं, वो आपको डरा रहे हैं कि देखो भाई आपने जो है क्राइम कर दिया है और आपको जो है जेल जाना पड़ेगा। मैं केवल एक कंपेरेटिव ले रहा हूँ एनालिसिस। क्लियर है बात ये? तो कुल मिला करके जो फियर हमारे अंदर था बचपन से, वो गहरा गया और हमें बहुत ट्रॉमा जो है वहाँ पर क्रिएट हो गया। और अल्टीमेटली हमने डर के साथ जो है जीना सीख लिया कि हमने कभी कंफर्म किया फैक्ट को कि वहाँ पर बिल्ली है या नहीं है, या भालू है या नहीं है। जैसा बताया वैसा मान लिया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, जो मैंने अभी कहा भी आपसे कि जब भी केस बनाएगी सीबीआई या एसीबी, जो भी फैक्ट्स वो थ्रो कर रही हैं उनको आप सही मान लो। आप लोग डिस्कवर ही नहीं करते हो कि वास्तव में उनके फैक्ट सही है या नहीं है, बस जैसी फाइल आ गई वैसा आपने मान लिया। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आपका ये फियर कोई दूर करता ही नहीं। इवन काउंसिल तक कहते हैं कि भाई पंगा मत लेना, अगर उनसे पंगा ले लिया या कोई भी कार्रवाई उन पर कर दी या उनके खिलाफ आपने कोई भी सबमिशन दे दी कोर्ट में, तो आपको जो है परिणाम भुगतने होंगे। देखो छोटी सी बात है कि इन इंडिया वी आर हैविंग रूल ऑफ डेमोक्रेसी, द लॉ बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल। तो फिर मतलब ही क्या रहेगा? आप अमेरिका या दुबई में नहीं हो, इंडिया में हो, जहाँ आपको बोलने का अधिकार है। अगर वही अधिकार आप काम में नहीं लोगे, चुपचाप बैठ जाओगे, तो ये क्या कहलाएगा कि आपने अपने अधिकार का त्याग कर दिया है। इट इज़ कॉल्ड वेवर ऑफ योर राइट्स। आप चाहते हो कि आपके अधिकार ही खत्म हो जाए। अगर आप खुद से अपने अधिकार जो है खत्म कर रहे हो, तो ये कहलाएगा सेल्फ डिस्ट्रक्शन थ्योरी। इसलिए मेहरबानी करके अपने अधिकारों को खत्म मत करो। जो फियर है आपके मन मस्तिष्क में, मैं निकाल दूंगा उसको, पर सबसे पहले हम उसको करेंगे आइडेंटिफाई कि क्या फियर हमारे माइंड में जो है अभी कैद है। देखिए जो मैंने रिसर्च किया और जो डाटा मैंने इकट्ठा किया है, मैं आप सबके साथ जो है साझा करता हूँ। मैंने ये महसूस किया है कि जो क्लाइंट है एंटी करप्शन केसेस में, उनको ये कॉमन फियर है कि उनका कैरियर जो है वो खत्म हो गया है। दे कॉमनली से माई कैरियर हैज़ बीन फिनिश्ड। उनका कहना ये होता है कि जो सोसाइटी है हमें देखती है गंदी निगाहों से, हमें मानती है अपराधी, हमारा और हमारे परिवार का जो जीना है वो दुश्वार हो गया है। इसके लिए क्या निकल गया एनालिसिस? द सोसाइटी ट्रीट अस लाइक अ क्रिमिनल। उनका ये भी मानना है कि अगर मैं दोष सिद्ध हो गया, तो जो मेरी बेटी है उसकी शादी कहाँ होगी और कैसे होगी। ये भी एक कॉमन इशू निकल के आया है। और ये भी कंसर्निंग इशू निकल के आया है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं इनोसेंट हूँ और कोर्ट मुझे बरी कर भी देता है, तो ये कौन मानेगा कि मैं जो है इनोसेंट हूँ? वो तो बोलेंगे साहब आप सेटिंग करिए है, आपने बड़े बड़े वकील बुक कर लिए। ये कॉमन डर है एक अक्यूज के अंदर, जिसको हम कह सकते हैं कि इवन इम आई एम प्रूव टू बी इनोसेंट देन हु विल बिलीव मी। इसके अलावा
सबसे बड़ा खतरा जो हमारे लिए वो है मीडिया ट्रायल का, अखबारों में छप जाता है, समाज में बनते हैं हँसी की बात है, जहाँ भी जाते हैं लोग हमसे संबंध जो है तोड़ देते हैं कि देखो साहब ये तो आरोपी है एंटी करप्शन का, तो करें तो क्या करें। ये कॉमन इश्यूज़ जो है आप सफ़र करते हो तो आप ही को जो है पेन कॉज़ होता है और अल्टीमेटली वो पेन शब्दों में बयाँ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्लाइंट हैं, इस एक्सपीरियंस को आप ही जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है बात ये, तो हमने तो जो रिसर्च किए हैं, जो बातचीत करी आप लोगों से, जो कॉमन निष्कर्ष आया, उस पर जो है बातचीत कर रहे हैं। क्लियर है बात ये? क्योंकि मैं खुद भी एक पीएचडी स्कॉलर हूँ, तो मुझे एंगल क्लियर है, फिलॉसफिकल भी और साइकोलॉजिकल भी। तो मैं हर एक पर्सपेक्टिव में बात करना चाहता हूँ आप सबसे। ये ना हो जाए कि सिर्फ केस को लड़ रहे हैं, अब केस लड़ लेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, ये तो सब बात की बातें हैं, पर अभी तो मन से हारे हुए हैं, प्रिपरेशन ही नहीं है। और कई बार आप देखना खुद को, आपके क्वेश्चंस क्या होते हैं कि साहब फँस गए तो वकील बुक कर लेते हैं, वकील साहब डिस्चार्ज लगा दूँ, वकील साहब क्वेश्चन लगा दूँ, अरे भाई केस का अता पता ही नहीं है और आप जो है एडवाइस ले रहे हो। सोचो ज़रा क्या कर रहे हो आप अपने साथ में। यू आर गोइंग टू प्ले विथ योर लाइफ, यू आर गोइंग टू ट्रीट योर लाइफ एज इफ आप एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो। क्या आपकी लाइफ आपके लिए एक लेबोरेटरी है कि जहाँ आप गए और एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो? ज़रा सोचो, एक गलत निर्णय आपका कितना बर्बाद आपको कर सकता है। इसलिए जो फ़ियर बेस्ड थॉट्स हैं, जो कॉमनली आपको आते हैं, ये मैंने स्पेसिफिक कर दिया। इसके अलावा कई बार थॉट आपको ऐसे भी आएँगे, जहाँ आपको आपकी रेपुटेशन भी दिखेगी खतरे के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा जो परिवार है उसका नाम जो है बर्बाद हो गया। मेरे बच्चे जो है मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मेरे जो अपने हैं मेरे बारे में क्या सोचेंगे? जो मैंने इतनी मेहनत करी, इतना करियर जो है बनाया, उसका क्या होगा? मेरे पेरेंट्स जो है मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कई बार आपको आते हैं इस तरह के थॉट्स कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे जो है फँसा दे परिवादी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे पर कोई नया केस जो है दाखिल हो जाए। तो बेसिकली दीज़ आर कॉल्ड द ट्रस्ट थॉट्स, कि वहाँ पर विश्वास जो है खो दिया आपने, खुद पर भी, अपने घर वालों पे भी, सिस्टम पर भी और परिवादी पे भी। आपको हर आदमी दिख रहा है आप सस्पेक्टेड, कुछ भी हो सकता है। इसका अल्टीमेट कॉज क्या होता है? एंग्जायटी, डिप्रेशन। देयर माइट बी अ थॉट कि जो कंसर्न परिवादी है मुझे दोबारा जो है ट्रैप करा देगा, मुझे कोई भी जो है ट्रैप करा देगा, सिस्टम जो है पूरा बेईमान है, सब लोग जो है मिले हुए हैं, ये लोग एविडेंस को करेंगे मैनिपुलेट और कोई मेरे साथ नहीं है। क्लियर है बात ये? इसके अलावा यू माइट हैव एंग्जायटी ऑल्सो कि मैं इस केस को हार जाऊँगा, मुझे बेल भी नहीं मिलेगी, मुझे लंबा टाइम जो है जेल में रहना पड़ेगा, मेरा ट्रायल जो है लंबा चलेगा, मुझे फाइनेंशियल इश्यूज़ जो है आने वाले हैं, कोर्ट जो है मुझे गिल्टी मान लेगा। क्लियर है बात ये? इसके अलावा आपको साइकोलॉजिकल इसके आउटकम्स भी दिखाई देंगे, जैसे कि आप रात को जो है सोएंगे नहीं, आप करेंगे ओवरथिंक ऑन द सब्जेक्ट, आपको हर समय जो है लगेगा फ़ियर, आपको शिवरिंग जो है आएगी। क्लियर है बात ये? और इसके अलावा हर समय आप रहेंगे एक हाइपर अलर्ट सिचुएशंस में। इसलिए बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं निकलेंगे तो हमें बहुत ट्रबल जो है यहाँ फेस करनी पड़ सकती है। अब जो ये बेसिकली प्रॉब्लम है इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है बिलीव। आप एक शब्द को पकड़ लो, उससे बहुत राहत जो है मिलने वाली है, वो शब्द है इनोसेंट। कानून क्या कहता है हमारा? द अक्यूज्ड शैल बी डीम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। क्लियर है बात ये? तो बेसिकली अगर आपको इन थॉट्स से छुटकारा पाना है तो सबसे पहले खुद पर जो है बिलीव करना होगा कि जो कुछ मैंने किया है वो गलत नहीं है। आई एम नॉट गिल्ट, आई एम इनोसेंट। बार बार ये पॉजिटिव चीज़ें जो है दोहराओ, इससे एक ऑरा बनता है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और जिस दिन ये ऑरा बन गया तो अलग ही कॉन्फिडेंस जो है आप में होगा, क्योंकि अभी तो कुछ मालूम ही नहीं करना क्या है, कैसे करें, जिस कारण डिस्टर्बिंग थॉट्स जो है माइंड में आते हैं। तो आपको सबसे पहले मानना है कि यू आर इनोसेंट, यू आर नॉट गिल्टी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव नॉट कमिटेड एनी क्राइम, यू आर फॉल्सली इम्प्लिकेटेड। ये अजम्पशंस लेके चलने पड़ेंगे आपको। क्लियर है? बार बार ये बात कहो। दूसरी बात, अब आप करो सेग्रीगेट अपनी फैमिली के अंदर कि कौन आपका साथ दे रहा है इस बुरे समय में, कौन साथ नहीं दे रहा है। तीसरी बात, जो लोग साथ दे रहे हैं आपका, वो साथ दे रहे हैं मतलब से या साथ दे रहे हैं दिल से, ये भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा। चौथी बात, जब भी हम जा रहे हैं काउंसिल के पास में, आप पूरा केस जो है डिस्कस करो। बेसिकली एक थ्योरी है डिफेंस मैकेनिज्म में, इसको हम कहते हैं द थ्योरी ऑफ फ्री एसोसिएशन। जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, अपनी बात एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो मतलब ही क्या रहेगा। आप जरा खुद सोचो, अभी आप क्या करते हो? फाइल दिया तो आप डिस्कस ही नहीं करते हो। वकील साहब को फ़ोन करते हो, सब डिस्कस करने आ जाएंगे, यार देख लेंगे बाद में, यार सर ये ज्ञापन देना है कि यार डिफेंस मत आउट करना, पत्ते आउट हो जाएंगे अपने। मतलब पत्ते खेल रहे हो ताश के? आप जरा सोचो कहाँ जा रहे हो अभी। और डिफेंस
आउट करना कोई गलत चीज़ नहीं है। जब तक बोलोगे नहीं, आपकी बात रिकॉर्ड पे कैसे आएगी? जब तक बात रिकॉर्ड पे नहीं आएगी, आपको पैनिक ही कॉज़ होता रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर हम ये कहते हैं कि ट्रैप के समय उपस्थित नहीं था परिवादी या अन्य टीम मेंबर और इन्हें जो है इम्प्लीकेट किया गया है, यू आर द मास्टर ऑफ फैक्ट, आपने ऑब्जर्व किया है हर एक स्थिति को, या जो परिवादी है वो कम से कम 2 घंटे बाद आया, तो इसका मतलब उसकी कॉल लोकेशन जो है वो होगी डिफेक्टिव। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम उसकी कॉल लोकेशन या सीडीआर जो है मंगवा सकते हैं। क्लियर है बात ये? तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा प्रिजर्वेशन के लिए, तो कोर्ट जो है डाटा को प्रिजर्व कर ले, इन केस इट इज रिक्वायर्ड, तो कोर्ट्स को जो है तलब कर सके। तो इसमें क्या गलती आप कर रहे हो? बेसिकली जो ये कार्रवाई है वो पार्ट एंड पार्सल डिफेंस मैकेनिज्म की, पर डॉक्यूमेंट मंगा करके या प्रिजर्व करवा करके आपने क्या गलती कर दी मुझे बताओ। पर अगर आप बोलोगे नहीं, इनिशियली स्टैंड नहीं लोगे और केस चल रहा है 4-5 साल से, तो जो वो मूल्यवान डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड पर कैसे आएगा भाई? ये मुझे बताओ आप। एक अन्य एग्जांपल लेते हैं कि परिवादी कहता है कि मेरे सो एंड सो काम के लिए पैसे मांगे। क्लियर है बात है? अब वो काम भी पेंडिंग नहीं है और आप भी चुप हो, परिवादी भी चुप है और एजेंसी तो माशाअल्लाह उन्हें जांच ही नहीं करनी। भाई ठीक है, आपने डिमांड करा, अल्टीमेटली दे बुक यू इन अ केस। क्या करोगे मुझे बताओ? कब तक चुप बैठोगे? इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि अगर एफआईआर है तो अपना ज्ञापन तरीके से दे दो, सारी बातें उसमें लिख दो, एक एक बात को स्पेसिफिक कर दो कि वाई यू आर इनोसेंट, वाई एलिगेशंस आर फॉल्स एंड कॉन्कॉम्प्टेंट। जब तक ये नहीं करोगे तब तक कोई भी आराम आपको नहीं मिलने वाला। पर इन सब के लिए बहुत जरूरी है कि वी मस्ट हैव फ्री एसोसिएशन विद द एडवोकेट। कम से कम आपकी वार्तालाप हो कंसर्न काउंसिल से 2-3-4-5 घंटे। और जो ये सेशंस होते हैं इनको हम कहते हैं फ्री एसोसिएशन, मतलब फ्रीली आप उनसे हो गए एसोसिएट और आप अपनी बात को जो है समझा पा रहे हो और एक एक बात कह रहे हो खुल करके। कई बार ऐसा होता है बातचीत में कोई ऐसा पॉइंट निकल के आ रहा था जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड, जो केस का रुख जो है चेंज कर सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, एक बार क्या हुआ था कि केस था मिस्टर ए का, एग्जांपल ले रहे हैं अपन केवल। तो उस पर ये आरोप था कि उसने गबन कर लिया। इस काम में उसके परिवार वाले भी जो है इन्वॉल्व हैं। अब मिस्टर ए ने कंसर्न काउंसिल को जो है बातें बताई कि साहब हमने जो है गबन नहीं किया है, पर सुने कौन? तो उसने क्या किया कि जो कंसर्न काउंसिल हैं उनसे एक बात यही कही कि साहब मुझे सेशंस चाहिए ताकि मैं अपनी बात जो है खुल के जो है बता सकूँ आपको। तो काउंसिल ने जो है अलाउ किया। जब 4-5 घंटे का डिस्कस हुआ कोई बात निकल के आई नहीं, पर जब मीटिंग एंड होने जा रही थी तो एक बात निकल के ऐसे आई जिसने केस का रुख जो है मोड़ दिया। मिस्टर ए ने बताया काउंसिल को कि साहब जो ये पैसे उधार लिए थे मेरे पापा से इस कंसर्न परिवादी ने, उसके पेटेड ट्रांजेक्शंस थे जिसका कंसर्न जो परिवादी है उसने मिसयूज करते हुए ये गलत केस जो है प्लांट कर दिया या मैनिपुलेट कर दिया। वो बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, उस फैक्ट को लेकर काउंसिल ने हिट किया और अल्टीमेटली सक्सेस को जो है गेन किया। क्लियर है बात? तो ऐसे कई एग्जांपल्स जो है देखने को मिल जाएंगे कि जहां पर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है। उन फैक्ट्स को यदि हम क्लियर कर पा रहे हैं काउंसिल को और उन फैक्ट्स में से कोई ऐसा फैक्ट ऐसा निकल के आता है जिससे केस का नेचर चेंज हो सकता है, देन इट इज गुड फॉर अस। तो इसलिए आप डिस्कस पूरा करो, बगैर डिस्कस के आपका जो तनाव है, जो ट्रॉमा है, ये दूर नहीं होगा। क्लियर है? आपको नेगेटिव सोचना ही नहीं है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जब जॉब लगी थी तो ये लोग आए थे भंगड़ा करने, भंगड़ा पाले, डांस कर लेते हैं, मिठाई खिला दी आपको। और जब जॉब जारी है या फंस गए तो ये लोग जो है दूर भाग जाएंगे। बेसिकली इनकी कोई साइकोलॉजी है ही नहीं। जब आप खुशी में हो तो डांस कर लेंगे, जब दुख में हो तो भाग जाएंगे। तो ये लोग थोड़े ना है, ये बेसिकली शैतान है, ये मान के चलो। कुल मिला के आपके जीवन में सिर्फ आए मजे लेने के लिए, आपके जीवन में आए सिर्फ मतलब के लिए। तो ऐसे लोगों से पिंड छुड़ा लो, इनको नमस्कार कह दो भाई जाओ। और कहते भी ना कि जो लोग आए उनका वेलकम और जो लोग ना आए भीड़ कम, रवाना करो इनको, तभी जो है फायदा होगा। और एक बात जानना कि अपने केस को डिस्कस नहीं करना है बार बार। जितना केस को याद करोगे उतना जो है पैनिक। सिर्फ केस को पकड़ लो, कुछ सेगमेंट में बांट दो, जैसे रिपोर्ट, वेरिफिकेशन, प्री ट्रैप, ट्रैप, सैंक्शन, चार्जशीट, और हर एक पार्ट पर जो है स्पेसिफिक पढ़ाई कर लो। इसमें क्या दिक्कत आ रही है मुझे बताओ, कितना ईजी गेम है। और इसके अलावा एक बात ध्यान रखना, एक बेसिक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का और इकोनॉमिक्स का, जिसको हम कहते हैं 80-20 प्रिंसिपल या रूल। क्या कहता है ये कि 20% सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनसे प्रॉफिट हम ला सकते हैं 80% किसी भी संस्थान के अंदर। अभी थ्योरी जो है अप्लाई करते हैं अपन केस के ऊपर कि हमारे केस में कुछ ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जिससे हम रिजल्ट लिए हैं मैक्सिमम, पर वो पॉइंट आपके संज्ञान में होते नहीं। उदाहरण के लिए आप केस लड़ रहे हो, आपने पूरी मेहनत कर ली, पर एंड में क्या है, पैनिक ही पैनिक।
पर इसके बनस्पत आपने मेहनत करी तकनीकी बिंदुओं पे। उदाहरण के लिए आपका कहना है कि सैंक्शन जो है डिफेक्टिव है, सैंक्शन जो है मैकेनिकल है। अगर सैंक्शन मैकेनिकल आप साबित कर पाते हैं तो केस क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली फेल। तो आपने जो वाइटल पैरामीटर था उस पर काम किया, इतना लंबा आप घूमे नहीं। क्लियर है बात? ये एक एग्जाम्पल अपन और लेते हैं। मान लीजिए आप पर चार्ज है धारा 7 पीसीएट का। अब यूजुअली क्या आपको एडवाइस मिलेगी, आप केस को लड़ो। पर तकनीकी बिंदु आपने क्या काम में लिया कि मैं पब्लिक सर्वेंट ही नहीं हूं। कानून क्या बोलता है कि अगर पब्लिक सर्वेंट नहीं है, आप प्राइवेट पर्सन है, सेक्शन 7 ऑफ पीसीएट कैन नॉट बी अप्लाइड टू यू। बोलो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ये सिर्फ आप मुलजिम में धारा 7A में और कोई अन्य आरोपी नहीं है पब्लिक सर्वेंट, तो इन आइसोलेशन सेक्शन 7A का चार्ज जो है मेंटेनेबल नहीं होगा। तो एक समझदारी ने केस में हमें दिलाई प्रोग्रेस। देखो अल्टीमेटली अ डिफेंस इज सपोज टू विन द केस, क्योंकि जिन्होंने केस बनाया है उन्हें अजम्पशन क्या है कि हमने केस सही बनाया है, वी हैव डन ऑल द कंप्लायंसेस। तो केवल और केवल 3 पैरामीटर पर केस जो है हमको टिका हुआ है। जरा देखो आप, सबसे पहले तो आगे फैक्ट्स, देन लॉ, और उसके साथ साथ उनकी कनेक्टिविटी। तो हमें करना क्या है, कनेक्टिविटी को ब्रेक तो करना है और उसमें कॉज करने हैं ऑब्स्ट्रक्शंस। क्लियर है बात? ये तो इसके लिए फाइल को पूरा पढ़ो और एरर्स को जो है पॉइंट आउट करो। कई बार ऐसा भी देखा मैंने कि सेक्शन लग गया फॉर्जरी का पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, पर उसको सस्टेन करने के लिए कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट ही फाइल पे नहीं, मोर स्पेसिफिकली हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की। तो अगर इस तरह के फैटल स्नैरियोस फाइल पर हैं तो बेनिफिट ले पाओगे नहीं ले पाओगे, मुझे बताओ। तो इस बिंदु पर अगर कोई बात आप कह रहे हो अथॉरिटी से, तो उसमें डिफेंस आउट करना कहाँ से हो गया, मुझे बताओ। पत्ते खेलना कहाँ से हो गया, डिफेंस के पत्ते आउट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, फालतू की बातें। तो इसलिए समझदार लोग आप हो, पढ़े लिखे लोग हो, तो जो लाइफ की फिलॉसफी है वो ठीक कर लो। और केस को लड़ने के 2 एंगल लेने पड़ेंगे आपको, लीगल भी और साइकोलॉजिकल भी, तभी अपन जो है विन कर पाएंगे, अदरवाइज विन ही नहीं कर पाएंगे। जो कंसेंट आईओ सामने आ रहा है हमारे, जो बयान देगा, ये सामने हमारे आ रहा है टीएलओ, जाकर इनकी देखो साइकोलॉजी क्या है, इनका वर्किंग स्टाइल क्या है, ये बैठते कैसे हैं, ये बोलते कैसे हैं, एक एक चीज पर नजर होनी चाहिए आपकी। तभी तो मालूम पड़ेगा वर्किंग बिहेवियर, क्योंकि है तो वो भी तो ह्यूमन बीइंग। ये तो है नहीं कि मंगल ग्रह से आ गए या बुध ग्रह से आ गए और केस जो है बना दी। समझ लो मेरी बात को? तो अगर वो काम कर रहे हैं एंग्जाइटी में या वो जल्दबाजी कर रहे हैं केस को बनाने में, इसका मतलब उनके पास रूल ऑफ मोरालिटी नहीं है, दे सिंपली विलिंग टू सेटिस्फाई देयर इड। एक थ्योरी है साइकोलॉजी की, थ्योरी ऑफ इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड मतलब उनका जो दिमाग है वो काम कर रहा है जल्दबाजी में, जस्ट वांट टू प्लीज दे देमसेल्फ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनका केस से कोई कंसर्न नहीं है, या बरी हो गए सजा होगी, उनका तो केवल एक ही कंसर्न है, केस को बनाओ, चार्जशीट डालो और हमारी जान छूटी। तो जो लेकुनास छोड़ेंगे काम करते हुए एंग्जाइटी में, हमें उस पर तो काम करना है। उदाहरण के लिए अगर कोई अथॉरिटी कॉम्पिटेंट नहीं, बगैर उसने प्रॉपर अप्रूवल के, बगैर प्रॉपर डेलीगेशन की जांच ही कर ली, तो फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे बताओ। धारा 17 पीसीएट याद करो, धारा 26 बीएनएसएस याद करो। अगर सिर्फ केस जो है डिमांड का है, उसमें एक्सेप्टेंस नहीं है, उसमें रिकवरी नहीं है, 17A पीसीएट का अप्रूवल इंपॉर्टेंट है या नहीं, आप याद करो। जजमेंट था राजस्थान हाईकोर्ट का, रानी धान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। तो हर एक पॉइंट का महत्व है। अगर हम गलतियां करेंगे तो नुकसान खाएंगे, गलतियां नहीं करेंगे तो वहां पर फायदा ले जाएंगे। क्लियर है बात? ये इसलिए मन को शांत रखो, मन को मजबूत रखो और एक ले लो प्रतिज्ञा कि मैं लड़ूंगा। एक बात लिखी गई है कि सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़ू के। कि आपको लड़ना है जीवन के अंतिम सांस तक। जीवन जो है भरा हुआ है संघर्षों से, जीवन जो है भरा हुआ है कठिनाइयों से। कठिनाइयां हर व्यक्ति के जीवन में आई है, चाहे प्रभु राम हो, प्रभु कृष्ण हो। इन लोगों ने भी तो कठिनाइयां सही है नहीं सही, मुझे बताओ। आज इनकी पूजा क्यों होती है कि इन्होंने जो मेजर थी परेशानियां उनको फेस किया और चेस किया। इसलिए अंतिम बात जो है ध्यान रखना कि संकट सबके जीवन में है। जो लड़ा वो निखर गया और जो नहीं लड़ा वो बिखर गया। चाहते हो बगैर लड़े गिर जाना, तो फिर फॉलो करो जो चल रहा है। पर चाहते हो कुछ नया करना, तो वर्कआउट करना होगा। अपनी साइकोलॉजी को ठीक करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। मुझे आपसे पेन क्यों है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी इनोसेंट अक्यूज्ड को कन्विक्शन हो। फॉर मी एवरी अक्यूज इज इनोसेंट। गिल्ट आप हो या नहीं हो, ये काम कोर्ट का है। सीबीआई एसीबी ये मेरा काम नहीं है कि ये कहना कि आप गिल्ट हो। क्लियर है बात? है तो इसलिए लड़ोगे वादा करो, फाइल को पढ़ोगे वादा करो, रोओगे नहीं वादा करो। किसी से ये नहीं कहोगे मैं हार रहा हूं, अपने से वादा करो कि मैं जीत रहा हूं और हम जीत दर्ज कराएंगे, हम जीतेंगे। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर ना भागो तुम।
कुछ ही बगैर जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए वर्कआउट करो, मेहनत करो, केस को पढ़ो, पॉइंट्स निकालो, अपन जीतेंगे। क्लियर है बात ये? तो मैंने इसलिए कई टॉपिक्स पे जो है चर्चा करी है सीरीज के अंदर, उसको जो है आप देखिएगा। और अभी इमोशनल नहीं होना अपने को, अब भैया आप जाओ पढ़ने, फटाफट अपने को जो है वर्कआउट करना है, ठीक है? तो बिल्कुल आंसू पहुंच लो, ये आंसू अब नहीं आने चाहिए। और आपको नहीं मरना है, यू आर स्पेशल पर्सन फॉर अस। एंड मेरा मानना ये कि हर आदमी ईश्वर की जो है गिफ्ट है। क्लियर है? भले वो अक्यूज है चाहे परिवादी है, पर चूंकि बात अभी अक्यूज की हो रही है, डिफेंस की हो रही है, तो मैं कहना चाहूंगा एन इनोसेंट अक्यूज इज अ गिफ्ट ऑफ द नेचर, इज अ गिफ्ट ऑफ द अलमाइटी, इज अ गिफ्ट ऑफ द गॉड। दिस इज द एसेंस। तो हमें बचाना है। अगर हम अक्यूज को ही नहीं बचा पाएंगे जो इनोसेंट है, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अपने आप में ही फेलियर हो जाएगा। जल्दी मिलेंगे एक नए विचार के साथ।